नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपनी YouTube चैनल आपके अपने परिवार GKY जीनियस सुवासन में। आज हम चर्चा कर रहे हैं राष्ट्रपति की शक्तियों के बारे में। ठीक है भी, यानी मैंने जैसे आपको पहले भी बताया इसके बारे में भी, राष्ट्रपति की दो तरह की शक्तियां होती हैं। एक तो सामान्य शक्तियां होती है और एक क्या होती है, आपातकालीन शक्तियां होती हैं। तो आज जो हम चर्चा कर रहे हैं वो किन शक्तियों के बारे में चर्चा कर रहे हैं, राष्ट्रपति की सामान्य जो शक्तियां हैं उन शक्तियों के बारे में चर्चा कर रहे हैं। राष्ट्रपति के बारे में संपूर्ण जानकारी आपको दी हुई है। अगर किसी बच्चे ने वो वीडियो नहीं देखी है तो पॉलिटिकल की जो प्ले लिस्ट है उसमें जाके वो वीडियो देख सकता है। ठीक है भाई, पॉलिटी की जो प्ले लिस्ट है उसमें वो वीडियो जाके देख सकता है और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करने का भी काम किया करोगे। ठीक है भाई, तो आज हम जिक्र कर रहे हैं राष्ट्रपति की सामान्य शक्तियाँ भी। क्या है, राष्ट्रपति की सामान्य शक्तियाँ में इंपॉर्टेंट है, हमेशा यहाँ से क्वेश्चन रिपीट होते हैं, याद होना चाहिए। सामान्य शक्तियों का जैसे जिक्र करते हैं तो आपको ध्यान होना चाहिए, सबसे पहले तो आती है आपकी कार्यपालिका भी। ठीक है भाई, कार्यपालिका से संबंधित शक्तियां भी। ठीक है भाई, शक्तियां इंपॉर्टेंट है, हेडिंग बना लेनी आपको। यानी कार्यपालिका से संबंधित क्या है, कुछ राष्ट्रपति की सामान्य शक्तियां होती है, तो वो आपको ध्यान होना चाहिए। सब कार्यपालिका का जब जिक्र करते हैं तो मैंने आपको बताया था भी, अनुच्छेद 53 का जैसे जिक्र किया था भी, अनुच्छेद 53 के अंतर्गत आपको ध्यान होना चाहिए कार्यपालिका की जो शक्तियां वो किस में निहित होती है, राष्ट्रपति में भी। ठीक है भी, ये चीज आपको क्लियर होना चाहिए। यानी कार्यपालिका की जो शक्तियां हैं वो किस में निहित होती है, वो राष्ट्रपति में निहित होती है। हमें आर्टिकल 53 में, पहले भी इसके बारे में मैंने आपको जानकारी दी थी। इसके बाद में आपको ध्यान होना चाहिए अनुच्छेद आपका 75 का जैसे जिक्र करती हूँ। अनुच्छेद 75 का जब हम जिक्र करते हैं, यानी आर्टिकल जो आपका 75 है, उसमें क्या लिखा हुआ है, यही लिखा हुआ है भी राष्ट्रपति क्या करता है, नियुक्ति करता है प्रधानमंत्री की भी। ठीक है भी, यानी राष्ट्रपति किसकी नियुक्ति करता है, प्रधानमंत्री की नियुक्ति करता है। आपको ध्यान होना चाहिए इस चीज के बारे में। और आर्टिकल 75 में ही हम पढ़ते हैं भी प्रधानमंत्री की सिफारिश से, यानी प्रधानमंत्री की सलाह पर ही मंत्रिपरिषद का गठन करते हैं। ठीक है भी, यानी मंत्रिपरिषद का भी क्या करते हैं, ये गठन करते हैं राष्ट्रपति। ठीक है, मैंने कई बार आपको बताया है भी प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति के बीच में, ठीक है सॉरी, मंत्रिपरिषद और राष्ट्रपति के बीच में जो कड़ी का काम करता है वो कौन करता है, प्रधानमंत्री। और प्रधानमंत्री की जो नियुक्ति कौन करता है, राष्ट्रपति करता है। आपको हमेशा ध्यान होना चाहिए, प्रधानमंत्री अपॉइंटेड होता है, ठीक है, जबकि राष्ट्रपति क्या होता है, निर्वाचित होता है। यानी प्रधानमंत्री की हमेशा क्या की जाती है, नियुक्ति की जाती है। और प्रधानमंत्री की सिफारिश से उसकी मंत्रिपरिषद का गठन किया जाता है। किस आर्टिकल 75 का जिससे जिक्र करते हैं, इंपॉर्टेंट है, ध्यान होना चाहिए इस चीज के बारे में। इसके बाद में जिसे पढ़ते हैं हम अनुच्छेद आपका पढ़ोगे 77। ठीक है, अनुच्छेद 77 में क्या पढ़ोगे, इसमें यह पढ़ना है आपको, ध्यान होना चाहिए भी राष्ट्रपति की कार्यपालिका का जो प्रशासन चलता है, ठीक है भी, संघ का जो प्रशासन चलता है वो किसके नाम से चलता है, तो वो किसके नाम से चलता है, राष्ट्रपति के नाम से। ये चीज आपको क्लियर होना चाहिए। संघ या संसद का जो प्रशासन, संघ का जो प्रशासन चलता है जो जिक्र करते कार्यपालिका जो प्रशासन, वो किसके नाम से चलता है, वो आपके राष्ट्रपति। ये आर्टिकल आपके 77 में लिखा हुआ, तो ये चीज आपको क्लियर होना चाहिए। ठीक है, 53 आपको ध्यान हो, 75 आपको ध्यान हो। पीएम की जैसे नियुक्ति करता है, शक्तियां जो निहित होती है इसके अंतर्गत, मतलब है उसमें प्रशासन उसके नाम से चल। इसके अलावा अन्य नियुक्तियां भी करता है भी राष्ट्रपति। ठीक है भी, यानी अन्य नियुक्तियां भी आपको क्लियर होना चाहिए। अन्य नियुक्तियां राष्ट्रपति के द्वारा अन्य नियुक्तियां भी की जाती है। जैसे हम जिक्र करते हैं सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के न्यायाधीशों की जो मतलब नियुक्ति, यानी सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश और हाई कोर्ट के जो न्यायाधीश है उनकी नियुक्ति कौन करता है, आपका राष्ट्रपति करता है। ये चीज आपको क्लियर होना चाहिए। यानी सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के न्यायाधीश का जैसे जिक्र करते हैं न्यायाधीश। इसके अलावा जैसे आपका महान्यायवादी भी, महान्यायवादी का जैसे आप जिक्र करते हो। SC/ST आयोग जो है आपका, SC/ST आयोग के अध्यक्ष का जैसे जिक्र करते हैं, अध्यक्ष का जैसे जिक्र करोगे आप। वित्त आयोग का जैसे जिक्र करते हैं, वित्त आयोग का अध्यक्ष। ठीक है भी, ये चीज आपको क्लियर होना चाहिए। इसके अलावा जैसे जिक्र करते हैं राज्यपाल का जैसे जिक्र करोगे, राज्यपाल, राजदूत, केग का जैसे जिक्र करते हो, केग। ठीक है भी, ये चीज आपको क्लियर होना चाहिए। और तीनों सेनाओं के जो सेनापति होते हैं उन सेनापतियों की नियुक्ति का भी जैसे, वैसे तो सैन्य में हम जिक्र करेंगे उनके बारे में, परंतु ये ध्यान होना चाहिए इस चीज के बारे में। राजभाषा आयोग का जो अध्यक्ष होता है भी, राजभाषा आयोग,
के अध्यक्ष का जैसे आप जिक्र करते हो, और मुख्य चुनाव आयुक्त भी, मुख्य चुनाव आयुक्त इंपॉर्टेंट है। यानी प्रधानमंत्री और उसकी मंत्रिपरिषद के गठन के अतिरिक्त भी आपको ध्यान होना चाहिए भारत का राष्ट्रपति क्या करता है, अन्य नियुक्तियां भी करता है। जैसे हम जिक्र करते हैं सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के न्यायाधीशों का जैसे जिक्र किया था। इसके अलावा जैसे एससी यानी अनुसूचित जाति आयोग और अनुसूचित जनजाति आयोग के सदस्यों का भी क्या करता है, यानी अध्यक्ष जो होते हैं उनके अध्यक्षों की भी नियुक्ति की जाती है। इसके अलावा महान्यायवादी की नियुक्ति, वित्त आयोग के अध्यक्ष, राज्यपाल और राजदूत की भी नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है, राष्ट्रपति। राजभाषा आयोग का जैसे जिक्र किया उसके अध्यक्ष की भी नियुक्ति इसके द्वारा की जाती है। इसके अलावा भारत का मुख्य चुनाव आयुक्त जो होता है उसकी नियुक्ति भी किसके द्वारा की जाती है, राष्ट्रपति के द्वारा। तो ये क्या थी, इनकी कार्यपालिका से संबंधित शक्तियां थी, आपको ध्यान होना चाहिए। इसके बाद में जैसे जिक्र करते हैं 2 नंबर पर आप जिक्र करोगे सैन्य शक्तियां भी। क्या है, सैन्य शक्तियां भी इंपॉर्टेंट है, ध्यान हो इस चीज के। सैन्य शक्तियां, सैन्य शक्तियों का जैसे जिक्र करते हैं तो राष्ट्रपति को मैंने जैसे जिक्र किया था आर्टिकल अनुच्छेद 53(2) का जैसे जिक्र करते हो तो कई बार मैंने आपको रिपीट किया है भाई राष्ट्रपति क्या होता है, तीनों सेनाओं का सर्वोच्च सेनापति होता है। यानी राष्ट्रपति जो होता है वो तीनों सेनाओं का क्या होता है, सर्वोच्च सेनापति होता है, आपको ध्यान होना चाहिए। तो आर्टिकल 53(2) के अकॉर्डिंग वो तीनों सेनाओं का क्या है, तीनों सेनाओं का भी, ठीक है भी, सेनाओं का सर्वोच्च सेनापति भी सर्वोच्च सेनापति होता है। ये चीज आपको क्लियर होना चाहिए, यानी तीनों सेनाओं के सर्वोच्च सेनापति होता है आर्टिकल 53(2). इसके साथ साथ आपको ध्यान होना चाहिए तीनों जो सेनाएं हैं उन सेनाओं के जो सेनाध्यक्ष होते हैं उनकी जो नियुक्ति कौन करता है, वो भी राष्ट्रपति करता है। भी कौन करता है, वो भी राष्ट्रपति करता है। ये चीज आपको क्लियर होना चाहिए। अब जैसे सेना का जैसे जिक्र किया है मैंने, सेना पर कानून बनाने का भी अधिकार, पर कानून बनाने का अधिकार किसको है, संसद को भी, ठीक है। ये चीज आपको क्लियर होना चाहिए। यानी सेना पर, सैन्य शक्ति पर क्या बना सकती है, कानून बना सकती है, कौन, संसद। ये उसको अधिकार मिला हुआ है। सेना का जैसे जिक्र करते हैं तो भारत में 2 तरह के सैन्य बल है भी। यानी भारत में कितने तरह के सैन्य बल है, 2 तरह के सैन्य बल आपको ध्यान होना चाहिए। एक तो आपको ध्यान होना चाहिए सैन्य बल जो होता है सेना जैसे आप जिक्र करते हो, और एक अर्ध सैनिक बल होता है भी। क्या होता है, अर्ध सैनिक बल भी, ठीक है भी। ये चीज आपको, एक तो सैनिक बल होता है और एक क्या होता है, अर्धसैनिक बल। मैंने बहुत बार आपको बताया है भी यूएनओ ने घोषणा कर रखी है भी लिमिट सीमा के अंदर क्या रख सकते हैं, सेना रख सकते हैं भी। तो हमने यूएनओ को दिखाने के लिए हमारे पास सीमित मात्रा में क्या है, सेना है। उस सेना के अंतर अलावा हमारे पास क्या है, अर्धसैनिक बल है, यानी अर्धसेना है। और यूएनओ की नजर में वो अर्धसेना क्या है, एक पुलिस। यूएनओ कहती है भी आप सेना सीमित मात्रा में रखो, जबकि पुलिस कितनी भी रख सकते हो। तो अर्धसैनिक जो बल है ये एक हम यूएनओ को दिखाने के लिए क्या है, एक पुलिस का रूप दिया हुआ है, ठीक है। ये चीज आपको क्लियर होना चाहिए। तो सैनिक जो बल है, सैन्य जो बल है, ये किसके अंतर्गत आता है, आपका रक्षा मंत्रालय भी, रक्षा मंत्रालय, ठीक है भी। रक्षा मंत्रालय किसके अधीन होता है, आपका राष्ट्रपति के अधीन भी। किसके अधीन होता है, आपका राष्ट्रपति। ये चीज आपको क्लियर होना चाहिए। यानी सेना, भारतीय सेना जो है वो किसके अधीन होती है, आपको क्लियर होना चाहिए, वो राष्ट्रपति के अधीन, यानी रक्षा मंत्रालय का जैसे जिक्र करते हैं। और अर्धसैनिक बल है ये आपका गृह मंत्रालय भी। क्या है, आपका गृह मंत्रालय। और गृह मंत्रालय का जैसे जिक्र करते हैं तो गृह मंत्रालय यानी गृह मंत्री के अंतर्गत भी, गृह मंत्री इंपॉर्टेंट है, गृह मंत्री के अंतर्गत होते हैं। और वर्तमान में गृह मंत्री जो आपके कौन है, अमित शाह भी। कौन है, अमित शाह है। कमेंट बॉक्स में आप मेरे को लिख के बताओगे अमित शाह का लोकसभा क्षेत्र कौन सा है। और रक्षा मंत्री जो वर्तमान में है वो राजनाथ सिंह है भी। क्या है, राजनाथ सिंह। राजनाथ सिंह का भी लोकसभा क्षेत्र आप मेरे को कमेंट बॉक्स में लिख के बताओगे। यानी अमित शाह कहां से लोकसभा सांसद है वर्तमान समय में, और राजनाथ सिंह कहां से लोकसभा सांसद है वर्तमान समय में, ये आप मेरे को कमेंट बॉक्स में लिख के बताओगे। तो इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान होना चाहिए। सैन्य शक्तियां भी है, राष्ट्रपति के पास क्या है, सैन्य शक्तियां भी है। इसके बाद में जैसे जिक्र करते हैं और भी अलग अलग तरह की शक्तियां हैं। जैसे हम जिक्र करते हैं वैदेशिक शक्तियां भी, यानी राष्ट्रपति के पास क्या है, विदेश संबंधी शक्तियां भी है। विदेश संबंधी शक्तियों का जैसे हम जिक्र करते हैं इस चीज के बारे में, विदेश संबंधी जो शक्तियां हैं उन शक्तियों में आपको ध्यान होना चाहिए भी राष्ट्र विदेशों में जितने भी समझौते होते हैं, जितनी भी संधियां जो होती है वो किसके नाम पर होती है, आपके राष्ट्रपति के नाम पे। किसके नाम पर होती है, राष्ट्रपति के नाम। और विदेशों में
जब हम जिक्र करते हैं अंतरराष्ट्रीय स्तर पर जो भारत का जो प्रतिनिधित्व करता है, भारत का प्रतिनिधित्व हमेशा किसके नाम से होता है? वो भी आपके राष्ट्रपति के नाम से। किसके नाम से होता है? राष्ट्रपति के नाम से होता है। इसके अलावा दूसरे देशों के अंदर जितने भी राजदूत हैं, उन राजदूतों की नियुक्ति भी कौन करता है? राष्ट्रपति। जैसे मैंने कार्यपालिका में भी जैसे जिक्र किया था, भी अन्य नियुक्तियां भी जो की जाती हैं, ठीक है भी, ये चीज आपको। नंबर 3 जैसे जिक्र करते हैं हम, क्या है? वैदेशिक शक्तियां भी। क्या? जैसे वैदेशिक शक्तियां, विदेशिक शक्तियों का जैसे जिक्र करते हैं तो आपको ध्यान होना चाहिए राजदूत की नियुक्ति भी। क्या है? राजदूत की नियुक्ति। इसके अलावा जैसे मैंने जिक्र किया था, अभी अंतरराष्ट्रीय स्तर के ऊपर जितने भी समझौते जो होते हैं, जितनी भी संधियां जो होती हैं, वो किसके नाम से होती हैं? राष्ट्रपति के नाम से। ठीक है। इसके अलावा दूसरे देशों में यानी अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भी भारत का जो प्रतिनिधित्व किया जाता है वो किसके नाम से? राष्ट्रपति के नाम से। ये चीज आपको क्लियर होना चाहिए। 4 नंबर जो आप पढ़ोगे वो है इनकी, जिसे जिक्र करते हैं विधिक शक्ति भी। इंपॉर्टेंट है, ये चीज भी आपको क्लियर होना चाहिए। यानी विधिक शक्तियां भी है या न्यायिक शक्तियां भी कह सकते हो इसको। विधिक को क्या कह सकते हो आप? न्यायिक शक्तियां भी। न्यायिक शक्तियां, विधिक या न्यायिक शक्तियां भी है। यानी विधिक और न्यायिक शक्तियों का जब हम जिक्र करते हैं तो आर्टिकल 143 के अकॉर्डिंग राष्ट्रपति क्या मांग सकता है? सुप्रीम कोर्ट से सलाह मशवरा ले सकता है, यानी परामर्श मांग सकता है किसी भी तरीके का। यह चीज आपको क्लियर होना चाहिए। आर्टिकल 103 यानी 143 के अनुसार, आर्टिकल 143 के अनुसार क्या मांग सकता है? वो परामर्श मांग सकता है सुप्रीम कोर्ट से। ये चीज आपको क्लियर होना चाहिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सुप्रीम कोर्ट से क्या मांग सकता है? ये सुप्रीम कोर्ट, ठीक है भी, सुप्रीम कोर्ट है। और सुप्रीम कोर्ट के किसके? सीजीआई से भी क्या मांग सकता है? सीजीआई से। मुख्य न्यायाधीश जो होते हैं सुप्रीम कोर्ट के, उससे क्या मांग सकता है? ये सलाह मांग सकता है। क्या मांग सकता है? सलाह। ये चीज आपको क्लियर होना चाहिए, सलाह मांग सकता है। परंतु सीजीआई जो सलाह देता है, यानी सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश जो सलाह देता है, उस सलाह को मानना राष्ट्रपति के ऊपर निर्भर करता है। यानी मानने के लिए बाध्य नहीं है भी। सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश ने किसी तरह की जो सलाह दी है, उस सलाह को मानने के लिए राष्ट्रपति क्या नहीं है? बाध्य नहीं है। ये चीज आपको क्लियर होना चाहिए, इंपॉर्टेंट है। अब जैसे सलाह जो मांगता है राष्ट्रपति है, तो आपको ध्यान होना चाहिए सुप्रीम जो कोर्ट होता है आपका, सुप्रीम कोर्ट, उसमें एक बेंच गठित की जाती है भी। क्या की जाती है? एक बेंच गठित की जाती है। और उस बेंच के अंदर कितने सदस्य होते हैं? 5 सदस्य भी। ठीक है, 5 न्यायाधीश होते हैं। सदस्य मींस क्या लोगे आप? जज होते हैं। और उन 5 जजों में से एक मुख्य न्यायाधीश भी होना जरूरी, यानी चीफ जस्टिस होना बहुत जरूरी है। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, भारत का मुख्य न्यायाधीश होना भी उनमें बहुत जरूरी है। ये 5 जो न्यायाधीश है, 5 जजों की जो कमेटी बेंच जो गठित की गई है, जिस पर सलाह मांगी राष्ट्रपति, उस पर अपना विचार प्रस्तुत करती है और अपनी सलाह देती है। और ये सलाह जो है, ये 5 में से 3 सदस्य, ठीक है भी, 3 सदस्य जो जज है, इन सदस्यों का एकमत होना चाहिए भी। यानी 500 में से जो सलाह मशवरा उन्होंने किया है, उसमें से 3 क्या होना चाहिए? एकमत होना चाहिए। और उन तीनों में भी एक क्या होना चाहिए? आपका मुख्य न्यायाधीश होना चाहिए। ये चीज आपको क्लियर होना चाहिए। यानी राष्ट्रपति आर्टिकल 143 के अनुसार भारत के मुख्य न्यायाधीश से क्या सलाह मांग सकता है, परंतु बाध्य नहीं है वो भी उस सलाह पर को माने। ठीक है भी। जब सलाह मांगी जाती है तो 5 जो जज होते हैं उनकी एक बेंच गठित की जाती है, उसमें से एक भारत का मुख्य न्यायाधीश भी होता है। और 5 जज सलाह मशवरा करके एक राय बनाते हैं, जिसमें से 3 अगर सहमत हैं, तब वो राय क्या है? राष्ट्रपति के पास पहुंचाई जाती है। उन तीनों में से क्या होना चाहिए? एक भारत का मुख्य न्यायाधीश से होना चाहिए भी। तो ये इंपॉर्टेंट है, आपको क्लियर होना चाहिए। 4 नंबर है विधिक या न्यायिक शक्तियां जो पढ़ रहे थे। नंबर 5 पढ़ोगे आप है विधायिक शक्तियां भी। क्या पढ़ोगे आप? विधायिक शक्तियां। इंपॉर्टेंट है, यहां से बहुत बार क्वेश्चन रिपीट होते हैं। विधायिक शक्तियों का जब हम जिक्र करते हैं तो आपको ध्यान होना चाहिए, मैंने कई बार इस चीज के बारे में बताया है भी। अनुच्छेद 79 यानी अनुच्छेद 79 के अंतर्गत भारत में एक संसद का प्रावधान किया हुआ है। ठीक है, अनुच्छेद जैसे जिक्र करते हैं अनुच्छेद 79 के अंतर्गत, ठीक है, एक संसद का प्रावधान किया गया है। ठीक है, ये चीज आपको क्लियर होना चाहिए। प्रावधान है
किया गया है। ये संसदीय जो तंत्र हमने लिया है किस देश से लिया है? ब्रिटेन से भी। ठीक है, मैंने पहले भी आपको पॉलिटिकल साइंस की जो दूसरे देशों से जो चीजें अडॉप्ट की है, हमने दूसरे देशों से जो अधिग्रहित की है, उनके बारे में भी आपको वीडियो बना के दी हुई है, आप देख सकते हो उनको पॉलिटिकल की प्लेलिस्ट में। तो संसदीय तंत्र हमने किस देश से लिया है? ब्रिटेन से लिया है। तो संसद के जैसे 3 अंग होते हैं, आपको ध्यान होना चाहिए। संसद के कितने अंग होते हैं? 3 अंग होते हैं, जिसमें से आप राष्ट्रपति का जिक्र करोगे, उपराष्ट्रपति लोकसभा का जैसे जिक्र करोगे और राज्यसभा का जैसे जिक्र करोगे। तो राष्ट्रपति क्या होता है? संसद का एक अभिन्न अंग होता है। विधायिका का जब हम जिक्र करते हैं, विधायिका की जो शक्तियों का हम जिक्र करते हैं, तो क्या होता है? राष्ट्रपति एक अभिन्न अंग होता है किसका? संसद का भी। और संसद किनसे मिलकर बनी होती है? आपकी जो विधायिका है वो मिलकर बनी होती है राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा। ये चीज आपको क्लियर होना चाहिए। इसके अलावा विधायिका शक्तियों में हम जिक्र करते हैं भी अनुच्छेद यानी आर्टिकल जो 85 है। तो आर्टिकल 85 में राष्ट्रपति को अधिकार है भी, राष्ट्रपति समय समय पर भी क्या है? समय समय पर सत्र बुलाता है भी। क्या बुलाता है? सत्र बुला सकता है भी। ठीक है भी। और किस में? संसद में भी, संसद में, और दोनों सदनों के भी। क्या है? दोनों सदनों। ठीक है भी। यानी लोकसभा और राज्यसभा की क्या बुला सकता है? ये सत्र बुला सकता है भी। आपको ध्यान होना चाहिए, एक साल में कितने सत्र बुला सकता है? 3 सत्र होते हैं भी। कितने सत्र होते हैं? 3 सत्र, जिसमें से आपका कौन सा होता है? नंबर 1 जिक्र करते हो आप, यानी बजट सत्र होता है, बजट सत्र। नंबर 2 आपका मानसून सत्र, मानसून सत्र का जैसे जिक्र करोगे। और नंबर 3 होता है आपका शीतकालीन सत्र भी। कौन सा होता है? शीतकालीन सत्र भी। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। यानी आर्टिकल 85 के अकॉर्डिंग राष्ट्रपति क्या बुलाता है? सत्र बुलाता है। संसद में जैसे जिक्र करते हैं दोनों जो संसद के दोनों सदनों का भी, दोनों सदन लोकसभा और राज्यसभा का जैसे जिक्र करते हैं। एक साल में क्या होते हैं? एक साल में 3 सत्र होते हैं, 3 सत्र, जिसमें से बजट सत्र होता है आपका, और मानसून सत्र होता है, और क्या होता है? शीतकालीन सत्र। इसके साथ साथ आपको ध्यान होना चाहिए इन 2 सत्रों के बीच भी, ठीक है भी, समय का जैसे जिक्र करते हैं भी 6 मास से अधिक नहीं होना चाहिए। यानी ये नहीं है कि एक बजट तो सत्र आपका पहले हो गया और वो एक दूसरा बजट सत्र आपका 7 माह बाद। यानी 2 सत्रों के बीच जो अंतर है वो क्या है? 6 माह से अधिक नहीं होना चाहिए। ये चीज आपको क्लियर होना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बाद में जिसे जिक्र करते हैं आर्टिकल आपका अनुच्छेद 86 है भी, अभिभाषण का जैसे जिक्र करते हैं। अभिभाषण यानी राष्ट्रपति का अभिभाषण से संबंधित है। आर्टिकल जो 86 है वो क्या है? राष्ट्रपति के अभिभाषण से संबंधित है। अब अभिभाषण कब कब होते हैं ये चीज आपको क्लियर होना चाहिए। एक तो बजट सत्र का जैसे जिक्र करते हैं शुरू, बजट सत्र के दौरान। दूसरा जो है नई सरकार का जो गठन होता है भी, यानी नई सरकार का गठन, यानी नई सरकार के गठन और बजट सत्र के शुरुआत में किसके अभिभाषण से शुरू होती है? ये जो होते हैं आपके राष्ट्रपति के अभिभाषण से। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। और नई सरकार का जो गठन होता है, नई सरकार के गठन पर राष्ट्रपति का विशेष अभिभाषण होता है। ये चीज आप क्लियर करो। इसके बाद में एक बहुत इंपॉर्टेंट जो आपका रहता बनता है आर्टिकल 108 का जैसे हम जिक्र करते हैं भी। आर्टिकल 108, आर्टिकल 108 के अकॉर्डिंग राष्ट्रपति क्या है? लोकसभा और राज्यसभा का संयुक्त अधिवेशन बुलाता है भी। ठीक है भी, बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। यानी आर्टिकल अनुच्छेद 108 का जैसे जिक्र करते हैं, अनुच्छेद 108 के अंतर्गत राष्ट्रपति क्या बुलाता है? राष्ट्रपति संयुक्त अधिवेशन बुलाता है भी, संयुक्त अधिवेशन। ठीक है भी, लोकसभा और राज्यसभा का। किस देश से लिया है हमने? ये ऑस्ट्रेलिया से लिया है भी। ये चीज भी आपको क्लियर होना चाहिए। संयुक्त अधिवेशन की जो प्रक्रिया है किस देश से अडॉप्ट की गई है, किस देश से ली गई है? ये आपकी ऑस्ट्रेलिया से। तो संयुक्त राष्ट्रपति संयुक्त अधिवेशन बुलाता है, परंतु बुलाता है पर इसकी अध्यक्षता जो की जाती है वो किसके द्वारा की जाती है? अध्यक्षता जो करता है वो लोकसभा अध्यक्ष करता है भी, लोकसभा अध्यक्ष। ठीक है भी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। सबसे ज्यादा ये क्वेश्चन आपका रिपीट होता है। संयुक्त अधिवेशन कौन बुलाता है? राष्ट्रपति, दोनों सदनों का। किस देश से लिया? ऑस्ट्रेलिया से। इसकी अध्यक्षता कौन करता है? इसकी अध्यक्षता की जाती है लोकसभा के अध्यक्ष के द्वारा। किसके द्वारा? लोकसभा के अध्यक्ष। तो बहुत इंपॉर्टेंट है। 5 नंबर जो विधायक शक्तियां जो हम पढ़ रहे थे
6 नंबर जो आप पढ़ोगे वो क्या पढ़ोगे, वो पढ़ोगे संसद में नियुक्ति की शक्तियां भी, ठीक है भी। यानी राष्ट्रपति को क्या है, संसद में नियुक्तियों की भी शक्ति मिली हुई है भी, ठीक है। सदस्यों की नियुक्ति, किसके, सदस्यों की नियुक्ति। जैसे हम पढ़ते हैं अभी लोकसभा में 2, राज्यसभा में 12 सदस्य मनोनीत करने की क्या है, उसको शक्तियां प्राप्त की है। परंतु एक चीज आपको क्लियर होना चाहिए, वर्तमान समय में लोकसभा का जैसे जिक्र करते हैं, लोकसभा में 2 सदस्य मनोनीत करने का, यानी 2 सदस्य जो बनते थे उनका आरक्षण समाप्त कर दिया गया अभी। अब क्या है, लोकसभा के अंदर 2 सदस्य नहीं चुने जाएंगे, क्योंकि मैंने कई बार इस चीज के बारे में आपको बताया है कि भारत में 104वां जो संविधान संशोधन हुआ है 2020 में, उस संशोधन के अंतर्गत उसको क्या कर दिया है, समाप्त कर दिया गया, ठीक है भी। अब 2 सदस्य, क्योंकि 25 जनवरी 2020 को उनका जो आरक्षण है, कार्यकाल है 2 सदस्यों का कार्यकाल पूरा हो रहा था, और इसी दौरान 104वां जो संविधान संशोधन हुआ था उसी के अंतर्गत उन 2 सदस्यों का जो आरक्षण है समाप्त कर दिया, ठीक है भी। नंबर 6 क्या लिखोगे आप, है संसद में सदस्य नियुक्ति की शक्ति भी, ठीक है भी, इंपॉर्टेंट है। शक्तियां जिक्र करते हैं संसद में, जैसे लोकसभा में पढ़ोगे आप, लोकसभा के अंदर 2, और राज्यसभा में क्या है आपका, राज्यसभा में क्या है आपकी 12 सदस्य, ठीक है भी। ये चीज आपको क्लियर होना चाहिए। यानी लोकसभा में तो क्या पढ़ोगे, आपको 2 सदस्य नियुक्त करने की इनको क्या थी, शक्ति थी, और राज्यसभा में 12 सदस्य। आर्टिकल बहुत बार पूछ लेते हैं भी किस अनुच्छेद के अंतर्गत, तो अनुच्छेद 331, और यहां रहेगा अनुच्छेद 80, ठीक है भी। यानी अनुच्छेद 331 के अकॉर्डिंग राष्ट्रपति को संसद में यानी लोकसभा के अंदर 2 सदस्य मनोनीत करने की क्या थी, शक्तियां प्राप्त थी। परंतु इसको क्या कर दिया, अभी खत्म कर दिया है। मैंने जैसे बताया था 25 जनवरी 2020 को, ठीक है भी। 104वां संविधान संशोधन हुआ था, 104वां क्या हुआ था, संविधान संशोधन। उस संविधान संशोधन के अंतर्गत इनका जो आरक्षण था वो समाप्त कर दिया गया। ये चीज आपको क्लियर होना चाहिए। एंग्लो इंडियन का जैसे जिक्र करते हैं ना हम, एंग्लो इंडियन सदस्य मनोनीत करने की जो शक्ति थी। इसके अलावा राज्यसभा में 12 सदस्य, अनुच्छेद 80 के अंतर्गत राष्ट्रपति को ये शक्तियां प्राप्त है भी, कला, साहित्य, खेल, समाज सेवा, विज्ञान में किसी व्यक्ति ने अच्छी अचीवमेंट प्राप्त कर रखी है तो वो क्या है, राज्यसभा का सदस्य मनोनीत हो सकता है। और उनका मनोनीत कौन करता है, राष्ट्रपति। ये प्रक्रिया भी हमने किस देश से ली है, आयरलैंड से। ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है, मैंने कई बार आप सब बच्चों को बताया है। HSSC का जैसे मैंने एक इंटरव्यू दिया था, उस इंटरव्यू में मेरे से भी ये पूछा गया था भी 12 सदस्य मनोनीत करने की जो प्रक्रिया है वो किस देश से ली गई है, तो ये ली हमने आयरलैंड से। किस देश से ली हमने, आयरलैंड से। राज्य के नीति नहीं दे सकते तो भी हमने आयरलैंड से लिए हैं। तो ये आपको क्लियर होना चाहिए, ठीक है। मैंने जैसे ये भी बताया था आपको, राष्ट्रपति के चुनाव में क्या है, ये सदस्य भाग नहीं ले सकते हैं, परंतु महाभियोग जब होता है राष्ट्रपति के विरुद्ध उसमें ये भाग ले सकते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपका क्लियर होना चाहिए इस चीज के बारे में। नेक्स्ट जो है आपका 7 नंबर जो पढ़ोगे आप, क्या है, अक्षमा से संबंधित शक्तियां भी, संबंधित शक्तियां भी, ठीक है भी, इंपॉर्टेंट है भी, ठीक है भी। यानी अक्षमा से संबंधित भी क्या है, राष्ट्रपति के पास शक्तियां हैं। हम हमेशा पढ़ते हैं भी राष्ट्रपति जो है आपका, राष्ट्रपति को क्या है, प्रधानमंत्री है उसकी मंत्रिपरिषद जो सलाह देती है वैसा ही काम करते हैं। परंतु अक्षमा का जब हम जिक्र करते हैं, अक्षमा के दौरान आपको ध्यान होना चाहिए वो क्या, अपने विवेक से काम ले सकता है। क्या ले सकता है, अपने विवेक से काम ले सकता है। और 5 प्रकार की भी, कितने प्रकार की, 5 प्रकार की ये क्या है, अक्षमाएं हैं भी, ठीक है भी। ये चीज भी आपको क्लियर होना चाहिए, इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये जो अक्षमाएं दी जाती है ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है भी। अनुच्छेद पूछ लिया जाता है कई बार भी, किस अनुच्छेद के अंतर्गत है, तो 72, यानी भारतीय संविधान के अनुच्छेद 72 के अकॉर्डिंग क्या कर सकता है, राष्ट्रपति के पास 5 प्रकार की क्या है, अक्षमा है, ठीक है भी। यानी वो अक्षमा कर सकता है किसी भी अपराधी को या उसके अपराध को कम कर सकता है। तो ये चीजें, जैसे पहला पढ़ोगे आप अक्षमा, पहला क्या है आपका, अक्षमा का जैसे जिक्र करते हो। 2 नंबर आपका लघुकरण भी, क्या पढ़ोगे, लघुकरण का जैसे जिक्र करते हो, ठीक है भी। अलग अलग क्या होता है, इनका अर्थ होता है। अक्षमा का मतलब होता है
किसी की फांसी की सजा को क्या कर सकता है, वो माफ कर सकता है भी। क्या कर सकता है, फांसी की सजा को माफ कर सकता है। ये चीज भी आपको क्लियर होना चाहिए। यानी फांसी की सजा होती है, उसकी फांसी की सजा को क्या कर सकता है, माफ कर सकता है। ठीक है भी। उसके बाद में लघुकरण का जैसे जिक्र करते हैं तो फांसी की सजा को किस में बदल सकता है, फांसी की सजा जो होती है, फांसी की सजा को बदल सकता है वो आजीवन कारावास में भी, आजीवन कारावास। ठीक है भी, कारावास। यानी फांसी की सजा मृत्युदंड जो होता है, मृत्युदंड को किस में बदल सकता है, वो आजीवन कारावास में बदल सकता है। जिसे मैंने आपको कई बार बताया है, भारत के पूर्व प्रधानमंत्री, ठीक है भी, भूतपूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की हत्या कर दी गई थी 21 मई 1991 को। तो उसके जो अपराधी जो थे, जिससे उन्होंने उस साजिश को अंजाम जो दिया था, मुरुगन और नलिनी सेन का जिसे हम जिक्र करते हैं, तो उनको जो फांसी की सजा दी गई थी, परंतु बाद में उनकी फांसी की सजा को यानी मृत्युदंड को किस में बदल दिया गया था, आजीवन कारावास में। परिहार होता है, ये चीज भी आपको ध्यान होना चाहिए। नंबर 3 क्या पढ़ोगे आप, परिहार। ठीक है भी, बहुत इंपॉर्टेंट है। यानी परिहार का मतलब होता है सजा कम करना भी। क्या है, सजा कम करना। अगर किसी को 20 वर्ष की सजा मिली है तो उसको राष्ट्रपति क्या कर सकता है, 15 वर्ष। यानी 20 वर्ष की जो सजा किसी को मिली है उसको कितना कर सकता है, वो 15 वर्ष कर सकता है। ये उसको अधिकार है। विराम भी लगा सकता है, ये चीज आपको क्लियर। 4 नंबर क्या पढ़ोगे आप, विराम। विराम का मतलब क्या होता है, विराम का मतलब यही होता है भी किसी अपराधी का आचरण बहुत अच्छा हो तो उस आचरण के आधार पर उसकी सजा माफ भी कर सकता है। राष्ट्रपति क्या कर सकता है, उसकी सजा माफ भी कर सकता है। 4 नंबर आपका था सामाजिक आचरण का, जैसे मैंने जिक्र किया था। और 5 नंबर पर है पर विलंबन भी। क्या है, पर विलंबन, इंपॉर्टेंट है ये भी आपका। यानी पर विलंबन का जैसे कुछ विशेष परिस्थितियों का जैसे जिक्र कर सकता है, कुछ से विशेष परिस्थितियों में राष्ट्रपति क्या कर सकता है, जो मतलब किसी को सजा मिली हो सजा पर रोक लगा सकता है। ठीक है, ये चीज आपको क्लियर होना चाहिए। तो 5 तरीके की क्या है, उसके पास अक्षमा करने की क्या है, शक्तियां भी होती है। अक्षमा है, लघुकरण का, परिहार का जैसे जिक्र करते हैं, विराम का जैसे जिक्र करते हैं, और पर विलंबन का जैसे हमें जिक्र करते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है ये चीज। इसके बाद में जैसे आपका 8 नंबर जो आप पढ़ोगे तो वित्तीय शक्तियां भी है भी। क्या है, राष्ट्रपति के पास है वित्तीय शक्तियां। ठीक है भी, वित्तीय शक्तियां का जब हम जिक्र करते हैं तो वित्तीय शक्तियां किस तरह की जो मिली हुई है राष्ट्रपति के बाद, ये भी आपको क्लियर। अनुच्छेद 112 के अकॉर्डिंग भी। ठीक है भी, यानी अनुच्छेद 112 के अनुसार क्या कर सकता है, राष्ट्रपति संसद को अपने प्रतिवर्ष जो क्या है उसका जो वित्तीय विवरण है वो विवरण प्रस्तुत करवाता है। यानी अनुच्छेद 112 के अकॉर्डिंग राष्ट्रपति क्या करता है, संसद में प्रतिवर्ष जो उसका वित्तीय जो विवरण है उसको प्रस्तुत करने के लिए कहता है भी। ठीक है भी, तो आपको ध्यान होना चाहिए जो वित्तीय विवरण जो है, वित्तीय विवरण प्रस्तुत करवाता है। ठीक है, करवाता है, जिसे क्या कहा जाता है, बजट कहा जाता है भी। क्या कहा जाता है, वित्तीय बजट भी। ठीक है, वित्तीय बजट। ठीक है, ये वार्षिक होता है भी। क्या होता है आपका, वार्षिक। और कौन पेश करता है, ये वित्त मंत्री भी। कौन पेश करता है, आपका वित्त मंत्री। ठीक है, कमेंट करके मेरे को बताना है भारत में वर्तमान वित्त मंत्री कौन है, इंपॉर्टेंट है। इसके बाद में जैसे जिक्र होना चाहिए इस चीज के बारे में, तो वित्तीय शक्तियों के अंतर्गत जब हम जिक्र करते हैं तो कई ऐसी क्या है, निधियां भी है भी। ठीक है भी, जैसे हम जिक्र करते हैं इसमें संचित निधि होती है भी, संचित निधि, लोकलेखा निधि, और एक होती है आकस्मिक निधि भी। क्या होती है, आकस्मिक निधि भी। ठीक है भी, इंपॉर्टेंट है। यानी संचित निधि से संबंधित आपका सबसे ज्यादा क्वेश्चन रिपीट होता है वे संचित निधि से धन निकालने का अधिकार किसको है, तो संचित निधि से धन निकालने का अधिकार सिर्फ और सिर्फ संसद को है। भारत में जितने भी संवैधानिक जो पद हैं उन संवैधानिक पदों के ऊपर जो विराजमान है उनको जो भारत से जो वेतन मिलता है तो कहां से मिलता है, भारत की सिंचित निधि से। कहां से मिलता है, भारत की सिंचित निधि। तो सिंचित निधि से धन निकालने का जो अधिकार किसको है, वो संसद को है भी। किसको है, संसद। लोकलेखा निधि का भी जैसे जिक्र करते हैं तो लोक लेखा निधि में से धन निकालने का जो अधिकार है वो किसको दिया हुआ है, वो सरकार को दिया हुआ है। इसके अलावा आकस्मिक निधि का हम जिक्र करें तो आकस्मिक निधि से जो धन निकालने का जो अधिकार है सिर्फ और सिर्फ किसको है, राष्ट्रपति को। तो राष्ट्रपति के पास वित्तीय शक्तियां भी हैं,
अनुच्छेद 112 का जब हम जिक्र करते हैं तो हर साल क्या करवाता है, संसद में जो वित्तीय विवरण है वो पेश करने के लिए कहता है, यानी बजट का जिसे हम जिक्र करते हैं, रक्षा मंत्री वित्त मंत्री के द्वारा क्या किया जाता है, हर साल वार्षिक बजट पेश किया जाता है। 3 तरह की जो निधियां होती है, संचित निधि है, लोक लेखा निधि का जिसे जिक्र करते हैं, और आकस्मिक निधि है। संचित निधि से धन निकालने का अधिकार सिर्फ और सिर्फ किसको है, वो संसद को है। भी ये चीज आपको क्लियर होना चाहिए। और भारत में जितने भी संवैधानिक जो पद है, ठीक है भी, संवैधानिक पदों के ऊपर जो विराजमान है उनको जो वेतन मिलता है वो कहां से मिलता है, वो जो आपका मिलता है भारत की सिंचित निधि से। भी क्या है, सिंचित है निधि से उनको क्या मिलता है, वेतन मिलता है। इंपॉर्टेंट है भी। और एक आकस्मिक निधि का जब हम जिक्र करते हैं तो आकस्मिक निधि से धन निकालने का जो अधिकार है, यानी इमरजेंसी के आपातकाल के दौरान ही निकाला जाता है, तो उसमें अधिकार किसको है, सिर्फ और सिर्फ है राष्ट्रपति को है। भी इंपॉर्टेंट है। इसके बाद में जैसे और भी कई शक्तियां हैं राष्ट्रपति के पास, जैसे जिक्र करते हैं एक अध्यादेश की शक्ति भी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है भी। खासकर वर्तमान समय में अध्यादेश की जो शक्तियां हैं वो कब प्रयोग की जाती है, राष्ट्रपति के द्वारा आपातकाल के दौरान भी, ठीक है भी। यानी देश में किसी तरह का आपातकाल लगा हो, या फिर जैसे हम जिक्र कर सकते हैं, आपको ध्यान होना चाहिए, बाहरी किसी देश ने युद्ध कर दिया, उस समय भी हम किसका प्रयोग कर सकते हैं, अध्यादेश ला सकता है राष्ट्रपति। क्या है, विशेष परिस्थिति में कानून बना सकता है भी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। जिक्र कर रहे थे 9 नंबर जो है वो अध्यादेश जारी करने की भी क्या है, राष्ट्रपति के पास शक्तियां है। अनुच्छेद कौन सा बताया था, जैसे मैंने 123 का जैसे जिक्र किया, यानी विशेष परिस्थितियों का जैसे जिक्र करते हैं, आपातकाल का जैसे जिक्र करते हैं, युद्ध का जैसे जिक्र करते हैं। उस दौरान क्या है, जब संसद का सत्र नया चल रहा हो, यानी लोकसभा राज्यसभा का सत्र है जैसे नया चल रहा हो संसद का, उस दौरान क्या कर सकता है, राष्ट्रपति अध्यादेश ला सकता है। ये शक्तियां हैं, उसको विशेष शक्तियां जो प्राप्त हैं आर्टिकल 123। जैसे हाल ही में हम जैसे जिक्र कर रहे हैं कृषि कानून का, जैसे जिक्र कर रहे हो आप कृषि कानून के ऊपर भी क्या लाया गया था, अध्यादेश लाया गया था राष्ट्रपति के, ठीक है भी। और आपको ध्यान होना चाहिए, सितंबर में लोकसभा के अंदर इसका सत्र बैठा के राज्यसभा का जैसे जिक्र करते हैं तो इसको पास कर दिया गया था, यानी ध्वनिमत से उसको क्या कर दिया गया था, पास कर दिया। जल्दबाजी में सारे काम हो गए भी, ठीक है। ये चीज आपको क्लियर होना, तो अध्यादेश ला सकता है, ये चीज आपको क्लियर होना चाहिए। और अध्यादेश की वैधता का जैसे कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है, वैधता कितनी होती है, तो इसकी वैधता 6 माह जैसे जिक्र करते हैं, यानी 6 माह जैसे जिक्र करोगे भी, एक सत्र से दूसरे स्तर के बीच का जो अंतर होता है 6 माह। और इसके बाद सत्र शुरू होने के बाद 42 दिन बाद क्या हो जाता है, ये ऑटोमेटिक खत्म हो जाता है। अध्यादेश क्या हो जाता है, 42 दिन बाद ऑटोमेटिक क्या हो जाता है, खत्म। यानी इसकी वैधता का जब हम जिक्र करते हैं तो लगभग 7.5 माह इसकी वैधता कितनी होती है, 7.5, यानी 6 महीने वो, और 42 दिन जो संसद का जो सत्र शुरू होता है उसका जैसे जिक्र करते हैं, तो 42 दिन बाद यानी 7.5 माह बाद ऑटोमेटिक ये क्या हो जाता है, खत्म हो जाता है। ये चीज आप पढ़ सकते हो, अध्यादेश जारी करने की भी शक्तियां हैं। इसके बाद जैसे जिक्र करते हैं 10 नंबर आप पढ़ोगे तो राष्ट्रपति के पास वीटो पावर भी है। राष्ट्रपति का जैसे हम जिक्र करते हैं राष्ट्रपति, तो राष्ट्रपति के पास क्या है, वीटो पावर भी है, के पास है वीटो पावर भी है। वीटो पावर इंपॉर्टेंट है भी, बहुत बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। यानी वीटो पावर का जब हम जिक्र करते हैं तो कई तरह की वीटो पावर है राष्ट्रपति, जैसे एक होती है जेबी वीटो भी, क्या होती है, जेबी वीटो का जैसे जिक्र करते हो। एक जो आपकी है जो जिक्र करोगे आयंतिक भी, अत्यंतिक वीटो का जैसे जिक्र करते हो। और 3 नंबर आपकी निलंबनकारी, ठीक है, निलंबनकारी वीटो भी इंपॉर्टेंट है, ये चीज भी आपको क्लियर होना चाहिए। यानी एक तो जेबी वीटो होती है, एक आत्यंतिक वीटो होती है और एक निलंबनकारी वीटो होती है। अब इनका अर्थ क्या होता है, जेबी वीटो का जैसे जिक्र किया है, किसी भी तरह का जो विधेयक है वो राष्ट्रपति के पास जाता है तो राष्ट्रपति ना तो उस पर हस्ताक्षर करता है और ना उस पर पुनर्विचार के लिए जो भेजता है और अपनी जेब में डाल लेता है। क्या कर लेता है, अपनी जेब में डाल लेता है। तो वो कौन सी वीटो है, जेबी वीटो है। आपको ध्यान होना चाहिए 1986 का जब हम जिक्र करते हैं 1986 में ज्ञानी जेल सिंह ने इसका प्रयोग किया था, ज्ञानी जेल सिंह, ठीक है भी। मैंने पिछली वीडियो में भी ज्ञानी जेल सिंह का जब जिक्र किया था तो बताया था। यानी भारतीय डाक विधेयक जो था उस विधेयक को क्या कर लिया था, राष्ट्रपति ने रोक लिया जेबी वीटो के अंतर्गत, ज्ञानी जेल सिंह ने 1986 में।
आपको ध्यान होना चाहिए इस वीटो का प्रयोग क्या कर सकता है राष्ट्रपति अपने कार्यकाल में सिर्फ एक बार कर सकता है। कितनी बार कर सकता है? सिर्फ एक बार इसका प्रयोग कर सकता है। अयंतिक जो वीटो है इसका मतलब ये होता है भी राष्ट्रपति जो है, राष्ट्रपति किसी भी प्रस्ताव यानी किसी भी विधेयक को प्रस्ताव को रोक यानी किसी भी विधेयक के प्रस्ताव को रोक सकता है, यानी किसी भी बिल या विधेयक का जैसे जिक्र करते हैं उसको प्रस्ताव को रोक सकता है, वो अयंतिक वीटो है, उसके पास शक्तियां हैं। और निलंबनकारी वीटो का जैसे जिक्र करते हैं भी किसी भी तरह का बिल या विधेयक जो राष्ट्रपति के पास भेजा जाता है उसको पुनर्विचार के लिए लौटा सकता है। परंतु इसका अपवाद भी है, भी आपको ध्यान होना चाहिए। एक जो अपवाद जो हम जिक्र करते हैं, ठीक है भी, एक अपवाद भी है। अपवाद कौन सा है? धन विधेयक है भी। क्या है? धन विधेयक। धन विधेयक को क्या कर सकता है राष्ट्रपति? वापस नहीं कर सकता। धन विधेयक के ऊपर राष्ट्रपति को हस्ताक्षर करना जरूरी है भी। यानी इसके निलंबनकारी वीटो में क्या है, जैसे अन्य जो विधेयक है उनको तो लौटा सकता है, परंतु धन एकमात्र जो धन विधेयक जो आपका है उसको राष्ट्रपति लौटा नहीं सकता, पुनर्विचार के लिए नहीं भेज सकता, क्योंकि राष्ट्रपति बाधित है उसके ऊपर साइन करने के लिए। ठीक है भी, तो ये चीज आपको क्लियर होना चाहिए। वीटो शक्तियां भी है राष्ट्रपति के पास। इसके साथ साथ आपको ध्यान होना चाहिए कोई भी जो विधेयक है वो कानून तब बनता है जब राष्ट्रपति हस्ताक्षर कर देता है। यानी राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के साथ ही आपको ध्यान होना चाहिए क्या बन जाता है, कोई विधेयक है, कोई बिल कानून बन जाता है। ये चीज आपको क्लियर होना चाहिए। तो आज हम चर्चा कर रहे थे राष्ट्रपति की जो सामान्य शक्तियां हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, हमेशा यहाँ से आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है भी, तो आज की क्लास में इतना ही। अगर आपको क्लास कैसी लगी, अच्छी लगी तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करो, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, और क्लास के बारे में मेरे को कमेंट करके बताया भी करो आपको क्लास कैसी लगी। इसी के साथ सभी बच्चों को जय हिंद, जय भारत।